नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। रुक करेंगे इस वक्त बड़ी खबर की तरफ, जहां पर लखीमपुर में आतंकी पकड़े जाने के बाद अलर्ट पर है और जहां नेपाल सीमा पर एसएसबी कर रही चेकिंग, जगह जगह पर तलाशी अभियान जारी है। वहीं आपको बता दें, लखनऊ से कल गिरफ्तार हुए थे आतंकी, उसके बाद जगह जगह पर तलाशी अभियान जारी है, जिसके बाद नेपाल बॉर्डरों पर सख्ती बढ़ा दी गई है। लखनऊ से कल आतंकियों को गिरफ्तार किया गया था। तो बता दें, लखीमपुर आतंकी पकड़े जाने के बाद से अलर्ट पर है और जिसके बाद नेपाल सीमा पर एसएसबी कर रही है चेकिंग, जहां पर जगह जगह पर तलाशी अभियान जारी है। आपको बता दें, कल लखनऊ में 2 आतंकी पकड़े गए थे, जिसके बाद से सेना और पुलिस जगह जगह पर तलाशी अभियान चला रही है। जिसके बाद आतंकी पकड़े जाने के बाद सभी सुरक्षा बलों को अलर्ट पर रखा गया है। और वहीं आपको बता दें, नेपाल सीमा पर एसएसबी चेकिंग अभियान तेज कर चुकी है, जिससे कि किसी भी तरह की अनहोनी ना हो सके। और वहीं आपको बता दें, जगह जगह पर तलाशी सख्ती के साथ की जा रही है। लखनऊ से कल गिरफ्तार हुए थे आतंकी और वहीं लखीमपुर से आपको बता दें, आतंकी पकड़े जाने के बाद अलर्ट मोड पर है सुरक्षा बल, जिसके बाद ये अनुमान लगाया जा रहा है कहीं और आतंकी होने की संभावना तो नहीं है, जिसके चलते जगह जगह पर तलाशी अभियान जारी है। और वहीं नेपाल बॉर्डर पर एसएसबी सख्ती के साथ चेकिंग अभियान चला रही है। लखनऊ से कल और वहीं लखनऊ से कल आतंकियों की गिरफ्तारी जो हुई थी, आज दोनों आतंकियों को कोर्ट में पेशी किया जाएगा। आतंकी मसरुद्दीन मिनहाज अहमद की पेशी है। दोनों आतंकियों को एटीएस रिमांड पर लेगी। कल गिरफ्तारी के बाद दर्ज की गई थी एफआईआर। आपको बता दें, आतंकी मसरुद्दीन मिनहाज अहमद की आज कोर्ट में पेशी है, जिसके बाद एटीएस उन्हें रिमांड पर लेने वाली है। दोनों आतंकियों को एटीएस रिमांड पर लेगी। आपको बता दें, कल गिरफ्तारी के बाद दर्ज की गई थी एफआईआर, जिसके बाद आज कोर्ट में पेश किए जाएंगे दोनों आतंकी। लखनऊ से कल आतंकवादियों की गिरफ्तारी हुई थी, जिसके बाद आज उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा, जिसके बाद एटीएस अपनी रिमांड पर लेगी, जिसके बाद उनसे और जानकारी निकालने की आतंकी मसरुद्दीन मिनहाज अहमद की पेशी आज कोर्ट में होनी है। दोनों आतंकियों को एटीएस रिमांड पर लेगी, जिसके बाद और उनसे पूछताछ की जाएगी। कल गिरफ्तारी के बाद दर्ज की गई थी एफआईआर, जिसके बाद आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। और वहीं देश में आज पेट्रोल की कीमतों में एक बार फिर इजाफा हुआ है। आज पेट्रोल 28 पैसे महंगा हुआ है, जिसके बाद राजधानी दिल्ली में आज 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 101 रुपये के पार पहुंच गई है। हालांकि आज डीजल 16 पैसे सस्ता हुआ है। दिल्ली में अब 1 लीटर पेट्रोल 101 रुपये 23 पैसे और 1 लीटर डीजल 89 रुपये 76 पैसे में मिल रहा है। शनिवार को पेट्रोल की कीमतों में 35 पैसे की बढ़ोतरी की गई थी। देश के सभी महानगरों में पेट्रोल की कीमतें अब 100 रुपये प्रति लीटर को पार कर गई है। गौरतलब है कि तेल कंपनियों के अधिकारियों ने वैश्विक तेल बाजारों में विकास के लिए ईंधन की कीमतों में लगातार वृद्धि की है, जिससे कुछ महीनों से उत्पाद और कच्चे तेल की कीमतें महामारी की धीमी गति के बीच मांग में वृद्धि पर मजबूती से चल रही है। हालांकि भारत में ईंधन की खुदरा कीमतों पर एक करीब से नज़र डालने से एक तस्वीर मिलती है कि ये उच्च स्तर का कर रहे हैं, जो ईंधन की दरों को ऐसे समय में भी अधिक रखता है जब वैश्विक तेल की कीमतें स्थिर होती हैं।
और वहीं बागपत से एक खबर सामने आ रही है जहां पर युवक ने नेपाली महिला पर हमला किया है। देहरादून से बागपत बुलाकर चाकू से हमला किया गया। घायल महिला को जंगल में फेंककर फरार हो गए। पुलिस ने दिल्ली के अस्पताल में महिला को भर्ती कराया है। पीड़ित महिला ने युवक के खिलाफ केस भी दर्ज कराया है। महिला देहरादून में एक कंपनी में काम करती थी। कामकार ड्राइविंग सीखते समय युवक से हुई थी दोस्ती। घर ले जाने के बहाने बागपत लेकर आया था। बागपत के चपरोली थाना क्षेत्र की यह घटना है। आपको बता दें, पीड़ित महिला देहरादून में एक कंपनी में काम करती थी, जिसके बाद उसकी दोस्ती उस युवक से हुई। कार ड्राइविंग सीखते समय युवक से हुई थी दोस्ती और वहीं नेपाली महिला पर युवक ने हमला कर दिया। घर ले जाने के बहाने बागपत लेकर आया था युवक, जिसके बाद उस महिला पर हमला किया गया। आपको बता दें, बागपत के छपरोली थाना क्षेत्र की यह घटना है जहां पर एक युवक ने नेपाली महिला पर हमला किया है, जहां पर युवक ने महिला को जख्मी कर दिया। देहरादून से बागपत बुलाकर चाकू से हमला किया गया है। पुलिस ने महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और मैं आपको बता दें, घायल महिला को जंगल में फेंककर फरार हो गया युवक, जिसके बाद पुलिस ने दिल्ली के अस्पताल में पीड़ित महिला को भर्ती कराया गया है। उसके अलावा आपको बता दें, पीड़ित महिला ने युवक के खिलाफ केस भी दर्ज कराया है, जहां पर महिला देहरादून में एक कंपनी में काम करती थी। और वहीं देश की राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई हिस्सों में मानसून की देरी से गर्मी और उमस से बेहाल है। इस बीच आज मानसून के दिल्ली पहुंचने की उम्मीद जताई गई है। मौसम विभाग ने तेज बारिश का अनुमान जताया है। इस मौसम में कई बार ऐसा हुआ है जब दिल्ली में मानसून के आगमन को लेकर मौसम विभाग की ओर से की गई भविष्यवाणी गलत साबित हुई है। आईएमडी ने कहा कि दक्षिण पश्चिमी मानसून को दिल्ली सहित उत्तर भारत में 10 जुलाई तक दस्तक देना था, लेकिन रविवार शाम तक ऐसा नहीं हुआ। और वहीं आईएमडी के महानिदेशक ने बताया कि दिल्ली के ऊपर मानसून के सक्रिय होने के अनुकूल परिस्थितियां हैं, क्योंकि पूर्वी हवाओं की वजह से हवा में आर्द्रता बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि निम्न दबाव का क्षेत्र बनने से भी मानसून को गति मिली है। और वहीं एक और खबर सामने आ रही है जहां पर पीलीभीत में बाघ के हमले से 2 लोगों की मौत हो गई है। जंगल से गुजरते समय बाघ ने हमला किया है। एक युवक ने पेड़ पर चढ़कर अपनी जान बचाई है। दिरुरिया रेंज गुंगछियाई बीट की ये घटना है, जहां पर एक युवक ने अपने आप की जान बचाई है, जहां पर उसने पेड़ पर चढ़कर अपनी जान बचाई। आपको बता दें, दियुरिया रेंज गुंगछियाई बीट की ये घटना है जहां पर बाघ के हमले से 2 युवक की जान चली गई है। पीलीभीत में बाघ के हमले से 2 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। जंगल से गुजरते समय बाघ ने हमला कर दिया। उसके बाद एक युवक ने अपनी जान पेड़ पर चढ़कर बचाई है, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। और आपको बता दें, यह घटना दियुरिया रेंज गुंगछियाई बीट की घटना है, जहां पर बाघ ने 2 युवक को मौत के घाट उतार दिया है। उसके बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ है, जहां पर उसके बाद एक युवक ने अपनी जान पेड़ पर चढ़कर बचाई है। आपको बता दें, जंगल से गुजरते समय बाघ ने हमला कर दिया, जिसके बाद 2 युवक की मौत हो गई और एक युवक ने अपनी जान पेड़ पर चढ़कर बचाई थी। और ये मामला आपको बता दें, दियुरिया रेंज गुंगछियाई बीट की घटना है। और वहीं देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 37,154 नए मामले सामने आए हैं। वहीं पिछले दिन 39,649 लोग डिस्चार्ज भी हुए थे। हालांकि कल 724 लोगों की मौत भी हो गई। देश में रिकवरी रेट बढ़कर अब 97.22% हो गया है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने बताया है कि भारत में कल कोरोना वायरस के लिए 14,32,343 सैंपल टेस्ट किए गए,
जिसके बाद कल तक कुल 43,23,17,813 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। और वहीं मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में रविवार सुबह दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। इस घटना में करंट लगने से एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई। यह घटना जिला मुख्यालय से करीब 42 किलोमीटर दूर बीजावर पुलिस थाना अंतर्गत महुआ झाला गांव में हुई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि ईश्वर से प्रार्थना है कि वे दिवंगत आत्माओं को शांति और परिजन को यह गहन दुख सहन करने की शक्ति दे। और वहीं बीजावर पुलिस थाना प्रभारी मुकेश सिंह ठाकुर ने बताया कि महुआ झाला गांव में एक शौचालय का निर्माण किया जा रहा था। इसके लिए सेप्टिक टैंक बनाया गया था और उसके ऊपर लेंटर की छत डाली गई थी। उन्होंने आगे बताया कि आज सुबह इस छत पर लगी सेटिंग को हटाने के लिए एक व्यक्ति सेप्टिक टैंक में उतरा और टैंक में रोशनी के लिए लगाई गई लाइट से अचानक करंट फैल गया और वह उसकी चपेट में आ गया। इस व्यक्ति को बचाने के लिए उसके परिवार के 5 अन्य लोग भी एक एक कर सेप्टिक टैंक में उतरते गए और वो भी करंट की चपेट में आ गए, जिससे 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। और वहीं आज भगवान जगन्नाथ की पूरी रथ यात्रा निकाली जाएगी। इसको लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। पूरी जिला प्रशासन ने श्री जगन्नाथ मंदिर से श्री गुंडीचा मंदिर के बीच 3 किलोमीटर लंबे राउंड रोड पर प्रतिबंध लागू किया है, जहां मेडिकल इमरजेंसी के अलावा अन्य सभी गतिविधियों पर रोक रहेगी। कोरोना महामारी के वर्तमान हालात को देखते हुए इस वर्ष धार्मिक आयोजन के सह संचालन के लिए कम से कम 65 दस्तों की तैनाती की गई है और प्रत्येक दस्ते में करीब 30 जवान शामिल हैं। उड़ीसा का जगन्नाथपुरी धाम भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर में लोकप्रिय है। खासतौर से इस धाम में हर साल करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु दूर दूर से भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने आते हैं। माना जाता है कि यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ का विशाल रथ खींचना उनके भक्तों को सौभाग्य देता है, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से इस साल इस आयोजन को छोटा किया गया है। बता दें कि जगन्नाथ यात्रा आज से प्रारंभ हो रही है, जिसका समापन 20 जुलाई को देवशयनी एकादशी के दिन होगा। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को जगन्नाथ रथ यात्रा निकाले जाने का विधान है और धार्मिक मान्यता है कि इस रथ यात्रा के दर्शन मात्र से ही सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है और मृत्यु के बाद मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। रथपुरी के जगन्नाथ धाम से निकलकर 3 किलोमीटर दूर गुंडीचका बारी जाते हैं, जहां भगवान जगन्नाथ 7 दिन विश्राम करके एकादशी की तिथि पर वापस घर लौटते हैं। कहा जाता है कि जो भी भक्त श्रद्धा भाव से रथ को खींचता है उसे 100 यज्ञों के समान फल की प्राप्ति होती है। और वहीं राजस्थान में रविवार को आसमान से मौत बरसी है, जहां आकाशीय बिजली गिरने से 20 लोगों की मौत हो गई। जयपुर के आमेर महल के वॉच टावर पर बिजली गिरने से करीब 11 लोगों की जान चली गई और जयपुर में 12 लोगों के अलावा कोटा में 4, धौलपुर में 3 बच्चों की मौत हुई है। सीएम गहलोत ने मरने वालों के परिवार के लिए 5-5 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। आमेर महल के वॉच टावर पर मृतकों में अधिकतर युवक थे, जो किले के पास एक पहाड़ी पर खुशनुमा मौसम का आनंद लेने गए थे। उनमें से कुछ लोग वॉच टावर पर सेल्फी ले रहे थे, जबकि कई पहाड़ी पर मौजूद थे। देर शाम जब आकाशीय बिजली गिरने से वॉच टावर पर मौजूद लोग नीचे गिर गए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आकाशीय बिजली गिरने से हुई जनहानि पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि कोटा, धौलपुर, झालावाड़, जयपुर और बारां में बिजली गिरने से हुई जनहानि बेहद दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रभावितों के परिजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। ईश्वर उन्हें संबल प्रदान करे। और वहीं अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि पीड़ित परिवारों को जल्द सहायता उपलब्ध करवाएं।
और वहीं चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा आमेर में बिजली गिरने से हुए हादसे में घायलों के उपचार का जायजा लेने सवाई मानसिंह अस्पताल पहुंचे। और वहीं मुख्य सचेतक डॉक्टर महेश जोशी, विधायक अमीन कागजी भी मौजूद रहे। उन्होंने घायलों के उपचार के लिए आवश्यक निर्देश भी दिए हैं। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश समेत देश के कई और हिस्सों से आए किसान कृषि से जुड़े तीनों कृषि कानूनों को लेकर दिल्ली की यूपी हरियाणा से लगती सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और हरियाणा के यमुनानगर में जब बीजेपी की जिला स्तरीय बैठक होने जा रही थी, तब कई प्रदर्शनकारी किसानों ने पुलिस से झड़प की। पुलिस द्वारा लगाई गई बैरिकेडिंग को तोड़ा। हालांकि किसानों ने खुद को इस पूरे मामले से एक बार फिर से अलग कर दिया है और कहा कि हमारे बीच भी कुछ ऐसे तत्व हैं जो माहौल को खराब करते हैं। लेकिन सवाल ये कि हर बार प्रदर्शन स्थल से ऐसी तस्वीरें सामने क्यों आती हैं? प्रदर्शन के नाम पर तोड़फोड़ करना, पुलिस पर पथराव करना कहां तक जायज है और क्या है इसके मायने, देखिए इस रिपोर्ट में। हरियाणा के यमुनानगर में आज बीजेपी की जिला स्तरीय बैठक से पहले किसानों ने जमकर विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया। किसानों ने अलग अलग चौराहों पर मोर्चाबंदी करके बीजेपी सरकार के खिलाफ नारे लगाए और बीजेपी नेताओं की गाड़ियों को रोकने की कोशिश भी की। पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए बैरिकेड लगाया तो किसान बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ने लगे। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से पुलिस द्वारा लगाई गई बैरिकेडिंग पर प्रदर्शनकारी किसान चढ़ गए और बैरिकेडिंग को तोड़ने का प्रयास करने लगे। ये तस्वीरें याद दिला रही हैं 72वें गणतंत्र दिवस की, जिस दौरान लगातार उपद्रवी प्रदर्शनकारी लाल किले की तरफ बढ़ रहे थे और लाल किले पर निशान साहेब का झंडा लहरा दिया था, जहां पर तिरंगा देश की शान में लहराया जाता था। हम उन्हें प्रदर्शनकारी उपद्रवी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देश का किसान इस तरह से देश का अपमान कतई नहीं करेगा। खैर, आपको बता दें कि लाल किले पर जो प्रदर्शनकारी चढ़ाई करने की कोशिश कर रहे थे, तो उस समय भी ट्रैक्टरों से बैरिकेडिंग तोड़ी गई, पुलिस पर पथराव हुआ, तलवारों को लहराते हुए प्रदर्शनकारी पुलिस पर हमला करने लगे थे और लगातार प्रदर्शनकारी उपद्रवी ट्रैक्टरों के साथ लाल किले की ओर बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए आगे बढ़ने लगे। यह तस्वीरें एक बार फिर से दोहराई गई हैं। यमुनानगर में आज बीजेपी की जिला स्तरीय बैठक से पहले उपद्रवी प्रदर्शनकारियों की पुलिस से जमकर झड़प हुई। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने पुलिस द्वारा लगाई गई बैरिकेडिंग को भी तोड़ा और इस दौरान पुलिस और किसानों के बीच झड़प हुई। आपको बता दें कि डीएसपी ने बताया है कि कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा आगमन था और उनकी बैठक भी थी। स्थानीय विधायकों और मंत्रियों का भी यहां आना था। किसानों ने पहले ही कहा था कि हम इनका विरोध करेंगे और किसी भी कीमत पर ये कार्यक्रम नहीं होने देंगे। पुलिस और किसानों का आमना सामना हुआ। कुछ लोगों ने बैरिकेड पर ट्रैक्टर चढ़ाया है। किसान नेताओं से बात की गई है तो उन्होंने कहा है कि हम इसके लिए माफी मांगते हैं। हमारे बीच में भी कुछ ऐसे तत्व मौजूद हैं जो हमारा कहना नहीं मानते। इन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले कि किसानों ने गिरफ्तारियां भी दी हैं। बीजेपी की जिला स्तरीय बैठक में हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा, शिक्षा मंत्री कमल लाल गुर्जर, पूर्व केंद्रीय मंत्री रतन लाल समेत कई नेता पहुंचे। किसानों ने नए कृषि कानूनों को लेकर बीजेपी के नेताओं के विरोध में पुलिस बैरिकेडिंग को तोड़ दिया था। उधर किसान नेता राकेश टिकैत ने एक बयान में कहा कि भारत सरकार बातचीत करना चाहती है तो हम बिल्कुल तैयार हैं। 22 तारीख से हमारा दिल्ली जाने का कार्यक्रम होगा। 22 जुलाई से संसद सत्र शुरू हो रहा है। 22 जुलाई से हमारे 200 लोग संसद के पास धरना देंगे। मैंने ये नहीं कहा था कि कृषि कानूनों को लेकर हम यूएन जाएंगे, बल्कि हमने कहा था कि 26 जनवरी के घटना की निष्पक्ष जांच हो जाए। अगर यहाँ की एजेंसी जांच नहीं कर रही है तो क्या हम यूएन जाएंगे? बता दें, ये किसान नए कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले साल से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सैकड़ों किसान दिल्ली बॉर्डर पर पिछले साल 26 नवंबर से जमा हैं। इनकी मांग है कि बिना किसी शर्त के नए कृषि कानूनों को रद्द किया जाए।
आपको बताते चले नए कृषि कानूनों में आखिर है क्या। तो पहले कानून में एक ऐसा इकोसिस्टम बनाने का प्रावधान है जहां किसानों और व्यापारियों को राज्य की एपीएमसी के रजिस्टर्ड मंडियों से बाहर फसल बेचने की आजादी होगी। इसमें किसानों की फसल को एक राज्य से दूसरे राज्य में बिना किसी रोक टोक के बेचने को भी बढ़ावा दिया जाएगा। बिल में मार्केटिंग और ट्रांसपोर्टेशन पर खर्च करने की बात कही गई है ताकि किसानों को अच्छा दाम मिल सके। इसमें इलेक्ट्रॉनिक व्यापार के लिए एक सुविधाजनक ढांचा मुहैया कराने की भी बात कही गई। अब इस बिल का विरोध क्यों हो रहा है, तो आपको बता दें कि विपक्ष कह रहा है कि राज्य को राजस्व का नुकसान होगा, क्योंकि अगर किसान एपीएमसी मंडियों के बाहर फसल बेचेंगे तो वे मंडी फीस नहीं वसूल कर पाएंगे। कृषि व्यापार अगर मंडियों के बाहर चला गया तो कमीशन एजेंटों का आखिर क्या होगा। इसके बाद धीरे धीरे एमएसपी के जरिए फसल खरीद बंद कर दी जाएगी। मंडियों में व्यापार बंद होने के बाद मंडी ढांचे के तरह बनी ई नेम जैसे इलेक्ट्रॉनिक व्यापार प्रणाली का भी आखिर क्या होगा। तो वहीं दूसरे कानून के तहत किसान कृषि व्यापार करने वाली फर्मों, प्रोसेसर्स, थोक व्यापारी, निर्यातकों या फिर बड़े खुदरा विक्रेताओं के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके पहले से तय एक दाम पर भविष्य में अपनी फसल बेच सकते हैं। 5 हेक्टेयर से कम जमीन वाले छोटे किसान कॉन्ट्रैक्ट से लाभ कमा पाएंगे। बाजार की अनिश्चितता के खतरे को किसान की जगह कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करवाने वाले प्रायोजकों पर डाला गया है। अनुबंधित किसानों को गुणवत्ता वाले बीज की आपूर्ति सुनिश्चित करना, तकनीकी सहायता और फसल स्वास्थ्य की निगरानी, ऋण की सुविधा और फसल बीमा की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इसके तहत किसान मध्यस्थ को दरकिनार कर पूरे दाम के लिए सीधे बाजार जा सकते हैं। किसी विवाद की सूरत में एक तय समय में एक तंत्र को स्थापित करने की भी बात कही गई। अब विपक्ष ये कह रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के दौरान किसान प्रायोजक से खरीद फरोख्त पर चर्चा करने के मामले में कमजोर होगा। छोटे किसानों की भीड़ होने से शायद प्रायोजक उनसे सौदा करना पसंद न करे। किसी विवाद की स्थिति में एक बड़ी निजी कंपनी, निर्यातक, थोक व्यापारी या प्रोसेसर्स जो प्रायोजक होगा उसे बढ़त होगी। चलिए अब तीसरे कानून की बात करते हैं। तो आपको बताते चले कि तीसरे कानून में अनाज, दलहन, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज और आलू को आवश्यक वस्तुओं की सूची से हटाने का प्रावधान किया गया। इसका अर्थ यह हुआ कि सिर्फ युद्ध जैसी असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर अब जितना चाहे इनका भंडारण किया जा सकता है। इस कानून से निजी सेक्टर का कृषि क्षेत्र में डर कम होगा, क्योंकि अब तक अत्यधिक कानूनी हस्तक्षेप के कारण निजी निवेशक आने से लगातार डर रहे थे। कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश बढ़ेगा, कोल्ड स्टोरेज और फूड सप्लाई चेन का आधुनिकीकरण होगा या किसी सामान के मूल्य की स्थिरता लाने में किसानों और उपभोक्ताओं दोनों को मदद देगा। प्रतिस्पर्धी बाजार का वातावरण बनेगा और किसी फसल के नुकसान में कमी आएगी। अब इस पर विपक्ष का मत अलग है। असाधारण परिस्थितियों में कीमतों में जबरदस्त विपक्ष कह रहा है कि इजाफा होगा, जिसे बाद में नियंत्रित करना मुश्किल हो जाएगा। बड़ी कंपनियों को किसी फसल को अधिक भंडार करने की क्षमता होगी। तो वही किसान संगठनों का आरोप है कि नए कानून की वजह से कृषि क्षेत्र में पूंजीपतियों और कॉरपोरेट घरानों के हाथों में चला जाएगा और इसका नुकसान सीधे तौर पर किसानों को होगा। स्पेशल डेस्क, आर्या न्यूज। इस बुलेटिन में इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आर्या न्यूज।